हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने चौहान राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी है। हमने चौहान राजवंशों की शाखाएं, इम्पोर्टेंट ग्रंथ पढ़े हैं। इन सब में एक इम्पोर्टेंट बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस बुक की रचना करने वाले हैं प्रोफेसर दशरथ शर्मा। ये चौहान राजवंशों के इतिहास का महत्वपूर्ण बुक रही है तथा ये बुक इंग्लिश में लिखी गई है। इंग्लिश की बुक है। चौहान राजवंश की कुलदेवी की बात करें तो चौहान राजवंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता और उनके आराध्य देव है हर्षनाथ। चौहान राजवंश की कुलदेवी चौहान राजवंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता तथा इनके आराध्य देव है हर्षनाथ। हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर में बना हुआ है। चौहानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मत भी है जिसे हम अग्निकुंड मत के नाम से जानते हैं। अग्निकुंड मत। इस मत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। जो वंश निम्न है: चौहान, गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी। तो इस मत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। पहला है चौहान, दूसरा है गुज्जर प्रतिहार, तीसरा है परमार और चौथा है चालुक्य, जिन्हें हम सोलंकी के नाम से जानते हैं। चालुक्य या सोलंकी। अब हम बात करने वाले हैं चौहानों के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहानों के बारे में। तो टॉपिक है हमारा अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम अजमेर के संस्थापक अजय राज चौहान के बारे में। अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के अगर समयकाल की बात करें तो इनका समयकाल है 1105 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक। इनके पिता पृथ्वीराज प्रथम थे। ये वासुदेव चौहान के वंशज थे जिन्होंने सांबर झील के किनारे चौहान वंश की नींव रखी। ये उसी वंश से संबंधित है। वासुदेव चौहान इनके वंशज रहे हैं। नोट डालकर हम एक बात लिखेंगे। अजय राज ने 1113 ईस्वी में बीठली पहाड़ी पर, जो कि अजमेर में है, बीठली पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। बीठली पहाड़ी पर, ये अजमेर में है। यहाँ पर इसने गढ़ बीठली दुर्ग बनवाया।
तथा 1113 ईस्वी में ही अजयमेरु नगर का निर्माण करवाया। इस अजयमेरु नगर को हम वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं, जिसका नाम अजयराज चौहान के नाम पे पड़ा, क्योंकि अजमेर में चौहान राजवंश की नींव रखने वाले अजयराज चौहान थे। अजयराज चौहान ने अपनी प्रारंभिक राजधानी सांभर को बनाई। तथा अजयराज चौहान ने अपने साम्राज्य में 2 प्रकार के सिक्के चलाए। पहला है चांदी का सिक्का और एक है तांबे का सिक्का। चांदी का सिक्का जिसका नाम था अजय देव, और दूसरा है तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के का नाम था अजय देव, चांदी का सिक्का था अजय देव, और तांबे का सिक्के का नाम है श्री अजय प्रियदमस। तो तांबे का सिक्का चलवाया जिसका नाम रखा श्री अजय प्रियदमस। उपरोक्त सभी सिक्कों पर अजय राज ने अपनी प्रिय रानी सोमलेखा, जो कि इनकी प्रिय रानी थी, उनका नाम चांदी और तांबे दोनों सिक्कों पर अंकित करवाया। तो दोनों सिक्कों पर अपनी प्रिय रानी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। मालवा के शासक नरवर्मा को पराजित किया। अजय राज ने जैन धर्मों के 2 अनुयायी श्वेतांबर और दिगंबर मतों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया। तो नोट डाल के लिखेंगे, अजय राज ने श्वेतांबर व दिगंबर मतों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया। जैन धर्म के 2 श्वेतांबर तथा दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ करवाया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजय राज ने नागौर के युद्ध में तुर्कों को पराजित किया तथा अपने साम्राज्य की मजबूत स्थिति प्रदान करी। तुर्कों को पराजित किया, नागौर के युद्ध में। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के शासनकाल को चौहान काल का निर्माण काल कहा है। तो प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा
प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा, जिन्होंने अजयराज के शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा। ग्यारह सौ 30 ईस्वी में अजयराज ने राजपाट छोड़कर संन्यास धारण किया तथा अपने पुत्र अर्णोराज को शासक बना। इन्होंने 1130 ईस्वी में संन्यास ग्रहण किया, संन्यास लिया और अपने पुत्र अर्णोराज को चौहान साम्राज्य का शासक बनाया। अर्णोराज को शासक बनाया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज जिन्हें अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम आनाजी है। इनके समयकाल की बात करें तो यह 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक अजमेर पे शासन किया। 1133 से 1155 ईस्वी तक अजमेर पे उन्होंने शासन किया है। अर्णोराज का राज तिलक 1133 ईस्वी में हुआ, लेकिन यह शासक 1130 ईस्वी में बना। 1130 ईस्वी में अजयराज की मृत्यु के बाद इन्हें राजा बनाया गया, लेकिन इनका राज तिलक 1133 ईस्वी में हुआ। अजयराज के दो दरबारी विद्वान रहे हैं, जिनका नाम है देवबोध व धर्मघोष। दो महत्वपूर्ण विद्वान अजयराज के, देवबोध व धर्मघोष। अजयराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। इस वराह मंदिर में शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने इसकी मूर्ति को पानी में फेंकवाया। वराह मंदिर की मूर्ति को मुगल बादशाह शाहजहां ने पानी में फेंकवाया। तथा इसी मूर्ति का पुनः निर्माण सागर सिंह, महाराणा प्रताप के भाई थे सागर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे। इन्होंने वराह मंदिर का पुनः निर्माण कराया। तथा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जयपुर के नरेश सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। तो
वराह मंदिर का वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह सेकंड ने कराया। अब हम पढ़ेंगे अर्णोराज के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभियान। अर्णोराज के युद्ध अभियान पढ़ने वाले हैं। युद्ध अभियान अगर हम अर्णोराज के युद्ध अभियानों की बात करें तो अर्णोराज ने नागौर में तुर्कों को पराजित किया। पहला है, इन्होंने नागौर में तुर्कों को पराजित किया। नागौर में तुर्कों को पराजित किया। तथा तुर्कों से खून से सनी धरती को साफ करने के लिए इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया। नागौर युद्ध के बाद जब इन्होंने तुर्कों का खून देखा तो तुर्कों के खून को साफ करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया। आना सागर झील का निर्माण कराने वाले थे अर्णोराज। आना सागर झील की हम बात करें तो इसका समय काल है 1137 ईस्वी में बनी तथा यह चंद्रा नदी के जल को रोककर बनाया गया है। चंद्रा नदी के जल को रोककर बनाई गई है। तथा जहांगीर ने इसी झील के किनारे शाही बाग तथा दौलत बाग बनाया। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने आना सागर झील के निकट दौलत बाग बनवाया। इस दौलत बाग को वर्तमान में हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। जहांगीर की सास अस्मत बेगम ये नूरजहां की मां थी। अस्मत बेगम ने आना सागर झील के किनारे पाई जाने वाली खस घास से गुलाब का निर्माण किया तथा गुलाब से इत्र बनाया। तो भारत में इत्र का निर्माण करने वाली थी अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की मां थी। इन्होंने अजमेर आना सागर झील के निकट पाई जाने वाली खस घास से इत्र का निर्माण किया। शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण कराया। तो इस जहांगीर के पुत्र शाहजहां जब मुगल बादशाह थे तो इन्होंने इसी आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण कराया, जो कि राजस्थान के एग्जामों में खूब पूछी जाती है। अर्णोराज के समकालीन थे नरवर्मा। अर्णोराज के समकालीन मालवा नरेश थे नरवर्मा।
इन्होंने नरवर्मा को पराजित किया। अर्णोराज ने नरवर्मा को पराजित किया। हमारा टॉपिक है चौहान चालुक्य संघर्ष। क्या टॉपिक है? चौहान चालुक्य संघर्ष। इतिहास की दृष्टि से चौहान चालुक्य संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अतः राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर चौहान चालुक्य संघर्ष के कारण की बात करें तो इसका कारण है गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह, जिन्होंने अर्णोराज पर आक्रमण किया तथा इस युद्ध में जयसिंह की हार हुई। जिसका कारण है गुजरात के चालुक्य नरेश, जयसिंह इन्होंने अर्णोराज पर आक्रमण किया। यही आक्रमण चौहान चालुक्य संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण बना। इस युद्ध में जयसिंह की हार हुई तथा समझौते के तहत जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचनदे का विवाह अर्णोराज के साथ किया। हार के बाद जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचनदे का विवाह अर्णोराज के साथ किया। अतः कुछ समय बाद अर्णोराज ने जयसिंह की दूसरी पुत्री देवलदे का विवाह अर्णोराज से किया। तो देवलदे से विवाह करने वाले थे अर्णोराज, जो कि कंचनदे की ही बहन थी। एक समय अर्णोराज और देवलदे चौपट खेल रहे थे और चौपट खेलते समय देवलदे ने अर्णोराज के कुल की निंदा की। इस बात से देवलदे ने गुजरात से कुमारपाल, जो कि जयसिंह के पुत्र थे, उन्हें बुलवाया और अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य युद्ध होता है। तो चौपट खेलते समय देवलदे ने अपने कुल की बदनामी के कारण गुजरात के चालुक्य नरेश, जो कि जयसिंह के पुत्र थे, कुमारपाल और देवलदे के भाई थे, उन्हें बुलवाया, कुमारपाल को बुलवाया। कुमारपाल अजमेर पर आक्रमण करता है। तो कुमारपाल का अजमेर पर आक्रमण। पहला आक्रमण 1146 ईस्वी में हुआ। कुमारपाल ने आबू के नज़दीक अर्णोराज की सेना को पराजित। तो 1146 ईस्वी में युद्ध होता है। कुमारपाल, जो कि चालुक्य नरेश थे, कुमारपाल वर्सेस अर्णोराज। इसमें कुमारपाल की विजय होती है अतः अर्णोराज की पूरी सेना हार जाती है। फिर सेकंड युद्ध होता है ठीक 1146 के 3 साल बाद 1150 में, वही कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य। इसमें भी अर्णोराज की बुरी तरह हार होती है। अतः कुमारपाल की विजय होती है तथा समझौते के तहत अर्णोराज अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल के साथ कर देता है। तो
अर्णोराज की पुत्री थी। अर्णोराज की पुत्री का नाम है जलहन। अर्णोराज की पुत्री जलहन का विवाह जनरल जलहन का विवाह कुमारपाल से कर देता है। अर्णोराज की 2 पत्नियां थीं। पहली थी कंचन दे, जो गुजरात के चालुक्य नरेश की पुत्री थी, और कंचन दे के पुत्र था सोमदेव, जो आगे चलकर चौहान साम्राज्य में राजा बनता है। अर्थात दूसरी रानी थी सुधवा। सुधवा के 3 पुत्र थे, जगदेव, विसलदेव और देवदत्त। इनके 3 पुत्र थे, जगदेव, विसलदेव और देवदत्त। देवदत्त जगदेव चौहान जो कि चौहान साम्राज्य का पहला पितृहंता शासक होता है। जगदेव चौहान ये 1155 ईस्वी में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर चौहान साम्राज्य में पहला पितृहंता बनता है। तो 1155 में इसने अर्णोराज की हत्या कर दी। अर्थात चौहानों में पहला पितृहंता बना। नेक्स्ट राजा है जगदेव चौहान। अगर हम जगदेव के शासनकाल की बात करें तो यह 1155 ईस्वी से 58 तक शासन किया। जगदेव चौहान और चित्तौड़ के सज्जन, जो कि कुमारपाल के सामंत थे, उनके कहने पर अर्णोराज की हत्या की थी। तो अर्णोराज की हत्या का कारण है, इसने चित्तौड़ के सज्जन सिंह, जो कि कुमारपाल के सामंत थे, उनके कहने पर अर्णोराज की हत्या की। सज्जन के कहने पर। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए विसलदेव ने जो कि इनके भाई थे 1158 ईस्वी में जगदेव की हत्या कर दी। तथा चौहान साम्राज्य के अगले राजा बनते हैं विसलदेव चौहान। विसलदेव को विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल है 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी। विसलदेव ने 1158 ईस्वी में जगदेव की हत्या की और इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंशीय राजा कुमारपाल से पाली, जालोर, नागौर को विजित कर चौहान साम्राज्य की नींव रखी। तो इनका पहला युद्ध होता है गुजरात के चालुक्य वंशीय राजा कुमारपाल के साथ। इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश राजा कुमारपाल से पाली,
जालोर और नागौर। इन क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। कुमारपाल के सामंत सज्जन, जो कि चित्तौड़ के सेना नायक थे, इन्होंने बीसल देव ने सज्जन को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो उस समय चित्तौड़ पर कुमारपाल के सामंत बैठे थे जिनका नाम था सज्जन। बीसल देव ने सज्जन को पराजित किया तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया। बीसल देव के समकालीन दिल्ली के शासक थे मदनपाल तंवर। चौहान वंश के बीसल देव पहले राजा थे जिन्होंने मदनपाल को हराकर दिल्ली को विजित किया। तो इनके समय दिल्ली में समकालीन राजा थे मदनपाल तंवर। दिल्ली में बैठे थे मदनपाल तंवर। विग्रहराज ने या बीसल देव ने मदनपाल को दिल्ली में हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। इन्होंने मदनपाल को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया तथा ये दिल्ली पर अधिकार करने वाले चौहान साम्राज्य के पहले राजा थे। दिल्ली पर अधिकार करने वाले चौहान साम्राज्य के पहले राजा। फर्स्ट चौहान राजा। तथा दिल्ली विजय के बाद ही बीसल देव ने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की। तो दिल्ली विजय के पश्चात इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है। तथा इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में शिवालिक स्तंभ, जो कि दिल्ली में उनका निर्माण कराया, तो विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण कराया। शिवालिक स्तंभ जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण विग्रहराज ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया। एक अच्छे राजा होने के कारण विसलदेव एक कवि भी थे। विसलदेव के कवि थे। यह कवि बांधव के नाम से कविताएं लिखते थे। अतः इनको कवि बांधव कहने वाले थे जयानक। जयानक ने अपने युग पृथ्वीराज विजय में इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी है। तो इनकी दो उपाधियां हैं, एक तो कवि बांधव और एक है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज की उपाधि इन्होंने दिल्ली पश्चात ली तथा कवि बांधव की उपाधि इन्हें जयानक ने पृथ्वीराज विजय में दी है। बीसलदेव कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे।
आश्रयदाता थे। अगर इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान निम्न हैं। तो इनके दरबारी विद्वान पहले हैं सोमदेव, और सोमदेव की फेमस बुक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक या ग्रंथ का नाम है ललित विग्रह राज, जिन्होंने इसमें विग्रह राज चतुर या वीसलदेव के जीवन के वर्णन किया है। तो बुक है इनकी ललित विग्रह राज। तथा इनके सेकंड दरबारी है नरपति नाल है, और नरपति नाल है। और नरपति नाहल्ले की बुक है जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बीसलदेव रासो। बीसलदेव ने एक महत्वपूर्ण नाटक हरिकेली की रचना की। तो नाटक हरिकेली की रचना बीसलदेव ने की। नाटक हरिकेली रचना करने वाले हैं बीसलदेव। और हरिकेली नाटक है। इसकी पंक्तियाँ निम्न स्थानों पर लिखी हुई है। एक तो है संस्कृत पाठशाला अजमेर में है, और एक राजा राम मोहन राय की प्रतिमा पर। तो हरिकेली नाटक इसकी पंक्तियाँ निम्न दो स्थानों पर लिखी हुई है। दो स्थानों पर इसकी पंक्तियाँ लिखी हुई है। पहली है संस्कृत पाठशाला अजमेर, जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत पाठशाला, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी जो कि अजमेर में है। और दूसरी है राजा राम मोहन राय, और यह राजा राम मोहन राय की एक प्रतिमा है, और यह प्रतिमा ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। यह प्रतिमा ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। विसलदेव ने थार प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण के नाम से संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। विसलदेव ने थार प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में है, धार प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें संस्कृत पाठशाला देखी। उस संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण के नाम से एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। तथा कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की भारत में नींव रखता है, तो उसने इस संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। संस्कृत पाठशाला को नष्ट कर कुतुबुद्दीन ऐबक ध्वस्त कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। आज भी इस पर संस्कृत के उल्टे श्लोक मिलते हैं।
अगर हम 2.5 दिन के झोपड़े की चर्चा करें तो टॉपिक है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके वास्तुकार हैं वास्तविक रूप में यह 16 खंभों की मीनार है। तथा निर्माण कराने वाले बीसलदेव ध्वस्त और ध्वस्त कर पुनः निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद के रूप में, जिसे हम 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं, तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन तथा इसके जो वास्तुकार है वो है अबूचकर। सर्वप्रथम 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा सर्वप्रथम इसे किसने कहा? तो जॉर्ज मार्शल अंग्रेज थे। जॉर्ज मार्शल ने सर्वप्रथम इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा। यहाँ पर पंजाब शाह पीर का उर्स भरता है, जो कि 2.5 दिन रुकते हैं, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहाँ पर पंजाब शाह पीर का उर्स यानी मेला भरता है। बीसलदेव ने टोंक के निकट बीसलदेव बांध का निर्माण कराया। प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने बीसलदेव के काल को चौहान राजवंश का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल कहा है। तो प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने बीसलदेव के काल को चौहान राजवंश का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल कहा है। एक अंग्रेज कील हॉर्न ने बीसलदेव की तुलना कालिदास व भभूति से की है। तो कील हॉर्न ने बीसलदेव की तुलना कालिदास और भवभूति से की। भवभूति की रचना की बात करें तो भवभूति की एक महत्वपूर्ण रचना थी मालती माधव। और बीसलदेव की मृत्यु 1163 ईस्वी में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।